चैप्टर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। अभी हमें क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन M13 बैक्टीरियोफेज पढ़ने हैं। M13 हम सबको पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज होता है। अब हम फैज बेस्ड वेक्टर्स पे आ गए हैं। उसके बाद मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी क्लोनिंग वेक्टर इज दैट इट हैज़ अ मीन्स ऑफ रेप्लिकेशन इन दी होस्ट सेल। मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी वेक्टर के लिए। तो प्लाज्मिड वेक्टर्स ये रिक्वायरमेंट बहुत ही ईजी है सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि छोटे से डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं और वो ही प्लाज्मिड की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम करते हैं। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द एंजाइम नीडेड फॉर रेप्लिकेशन आर प्रोवाइडेड बाय दी होस्ट सेल। यानी कि प्लाज्मिड के पास सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मिड के पास सिर्फ अपना ओराई होता है जो हमारे काम का है। बाकी जिसको भी वो इन्फेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल एक बड़े बैक्टीरिया को, तो उस बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में सारे वो रीजन्स या फिर वो जीन्स होते हैं जो कि उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। उसके लिए जो एंजाइम कोड करते हैं वो सारे जीन्स इस मेन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। अब इलेबोरेट मैनिपुलेशन जैसे कि PBR322 हमने कैसे बनाया था, आर देयरफॉर पॉसिबल लॉन्ग एज द फाइनल कंस्ट्रक्शन एज एन इंटैक्ट फंक्शनल एप्लीकेशन ओरिजिन। मतलब आप किसी भी प्लाज्मिड में अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी रीजन आपको मॉडिफाई करना है तो कौन सा ऐसा जगह है या फिर ऐसा सीक्वेंस है जिससे आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो आप किससे नहीं कर सकते, एप्लीकेशन ओरिजिन से नहीं कर सकते। ओके, तो कीपिंग द एप्लीकेशन ओरिजिन इंटैक्ट आप जो है कहीं और पे मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब आता है विद बैक्टीरियोफेज जैसे कि M13 हो गया, लैम्डा हो गया। सिचुएशन एज रिगार्ड एप्लीकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। फास्ट डीएनए मतलब जो बैक्टीरियोफेज में M13 और लैम्डा होते हैं, लैम्डा डबल स्ट्रैंडेड है। जो सिचुएशन है रेप्लिकेशन की भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्यों? क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। उनमें लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल्स होती हैं सबसे पहले तो, प्लस जीन्स ऑन एंड ऑफ होते हैं, यानी कि जो हम स्विच देखते हैं वो प्रेजेंट होता है इनमें। तो फास्ट डीएनए मॉलिक्यूल जनरली कैरी सीवरल जीन्स दैट आर इसेंशियल फॉर एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग जो कि जीन्स जो है वो कंपोनेंट ऑफ फाज प्रोटीन बनाते हैं, प्लस जो फाज के डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम बनाते हैं, यानी कि एडिशनल जीन्स होते हैं। ऑल्टरनेशन या डिलीशन करें अगर हम इन जीन्स की, तो ये क्या करेगा, या तो डिस्ट्रॉय कर देगा या तो हेल्प करेगा रेप्लिकेटिव एबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में। इसीलिए बहुत ही कम फ्रीडम है कि हम फाज को मॉडिफाई करें। क्यों? क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट जीन्स हैं जिनमें कुछ इनके कोड प्रोटीन के लिए यूज़ हो जाते हैं, कुछ उनके रेप्लिकेशन के लिए यूज़ हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही कम फ्रीडम है। हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते वरना फाज की डेथ हो जाएगी। ओके, फाज की डेथ मतलब वायरस ऑलरेडी डेड होता है, लेकिन जो उसको फंक्शन परफॉर्म करने हैं इन्फेक्शन के लिए वो नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए लास्ट में लिखा है दिस देयरफॉर मच लेस फ्रीडम टू मॉडिफाई फास्ट डीएनए मॉलिक्यूल। जनरली फास्ट क्लोनिंग वेक्टर्स आर ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पेरेंट मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा ऑल्टरेशन नहीं कर सकते तो फाज में ज़्यादा चेंजेस होंगे ही नहीं। ये पेरेंट मॉलिक्यूल हो गया, मान लो ये पेरेंट है और ये फाज है जिसमें हमने मैनिपुलेशन की है। ज़्यादा मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते, सिंपली बोल रहे हैं। तो हम मान लो कितनी मैनिपुलेशन करके अब ये ऐसा दिख रहा है, तो कितना ही चेंज है इन दोनों में, सिर्फ यहीं पे कि सेगमेंट में चेंज आएगा, तो हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। अब तो फिर कैसे कंस्ट्रक्ट करें फाज का क्लोनिंग वेक्टर? प्रॉब्लम है कि फाज क्लोनिंग वेक्टर अगर हम बनाते हैं तो M13 फाज को कंसिडर करते हैं, उसी से सीखेंगे। नॉर्मल M13 का जो जीनोम है वो 6.4 KB का होता है, और KB को बेस पेयर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 6.4 इंटू 1000। क्यों? क्योंकि 1 KB में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 1000 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर्स होते हैं। तो 6.4 में कितने हो जाएंगे, 6.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1000 से, तो 6400, यानी कि 6400 बेस पेयर्स। अब बट मोस्ट ऑफ दिस इज टेकन अप बाय द 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स। अभी 6.5 KB का तो है, लेकिन उसमें से भी इसका मेजोरिटी जो हिस्सा है वो 10 जीन्स प्रेजेंट है, वो भी क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है यानी कि कुछ ओवरलैप भी होगा, और हर एक इसेंशियल है रेप्लिकेशन के लिए। मैंने यही बोला था कि ओराई या फिर रेप्लिकेशन जो है उसके लिए जो इसेंशियल हो उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सिर्फ एक 507 न्यूक्लियोटाइड का इंटरजेनिक सीक्वेंस है जिसमें कि डीएनए जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट डिसरप्टिंग वन of these genes, and this region includes the replication origin which must itself remain intact। है तो गई 507 न्यूक्लियोटाइड का इंटरजेनिक सीक्वेंस है जिसमें डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें से किसी जीन को हटाना नहीं है क्योंकि रेप्लिकेशन ओरिजिन इधर ही प्रेजेंट है। तो क्लियरली हमारे पास बहुत ही कम स्कोप है कि हम M13 को मॉडिफाई कर सकें। फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन M13 क्लोनिंग वेक्टर वॉज टू इंट्रोड्यूस पैक जेड प्राइम, यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जो जीन था वो इंट्रोड्यूस करना है इंटरजेनिक सीक्वेंस में। इससे बना क्या, M13 MP1। MP1 क्या है, मूवमेंट प्रोटीन 1। अब MP1 ऐसे करके सीधे ही CSIR में क्वेश्चन आ जाएगा, हमें लगेगा भाई ये क्या है, तो ये सिंपली क्या है, इसमें लैग जेड प्राइम अगर डाल दिया है M13 क्लोनिंग वेक्टर में तो वो M13 MP1 बन जाता है, जो कि एक्स गैल अगार पे
ब्लू प्लैक बनाता है, ये आपने पढ़ा ही है, ऑब्वियस ही बात है। कलर फॉर्मेशन होती है जो कि एक कलर सेंसिटिव आई थिंक दिया जाता है एक्सगैल ही, तो उस पर लैक्जेट जो है वो अगर क्लीव करता है तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर सेंसिटिव तरीका है जिससे कि हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। M13MP1 में कोई भी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होती है लैक्जेट प्राइम जीन में जैसे होते हैं, और इसलिए उसमें जो हावेवर इसमें हेक्सान्यूक्लियोटाइड है, मतलब M13 में यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट तो थी नहीं लैक्जेट प्राइम में जैसे थी, लेकिन इसमें हेक्सान्यूक्लियोटाइड है GGA-TTC। हेक्सा क्यों बोले, 6 न्यूक्लियोटाइड है, उसके स्टार्ट के पास ही GGA-TTC प्रेजेंट है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है GAA-TTC, यानी कि हम क्या चेंज किया, सेकेंड वाला G चेंज किया, सेकेंड वाले G को हमने A में चेंज कर दिया। अब ये क्या है, EcoR1 की साइड बन गई GAA-TTC। दिस ऑल्ट्रेशन वॉज कैरीड आउट बाई यूजिंग इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस। अब आप लोग इतना परेशान हो जाते हो कि PhD में अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज करना है तो सिंपली आपको इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस कर दोगे। कैसे करोगे, प्राइमर में चेंजेस करोगे, प्राइमर में चेंज करके इंट्रोड्यूस करा दोगे। अब आपने प्राइमर में अगर चेंज करके इंट्रोड्यूस करा दिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अगर यहाँ पे मान लो आपने कोई दूसरा ये ऐसे करके कर दिया है, ठीक है, एक सेकेंड, ये मान लो यहाँ पे आपने ये वाला बेस जो है वो रिमूव कर दिया। अब जब ये कॉपी होएगा पूरा तो कैसे कॉपी होगा, यहाँ तक ये पर्पल होगा, यहाँ से फिर पर्पल होगा, लेकिन बीच में जो है वो ग्रीन आएगा। तो ये हो गया आपका इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस का तरीका, यानी कि हम प्राइमर से करते हैं। तो मैंने लिख दिया है दिस वे वी कैन इंट्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन साइट इनटू DNA। अचानक से कोई नई रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे डाल देते हैं हम DNA में, हम बोलते हैं ना इसकी साइट नहीं थी पर हमने इसकी बना दी इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस से। मॉडिफाइड M31 क्या है, MP1 है, कब, जब लैक्जेट जीन की साइट डाल देंगे। तो M13 जीनोम शोइंग द पोजीशन ऑफ जीन्स 1 से लेके X तक की दिखा रहे हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक की दिखा रहे हैं। तो आप डिफरेंट देखो, क्लस्टर ऑफ जीन है कितना पास है, ये इंसर्शन सीक्वेंस हो गया, ओराई हो गया, ये कितना है 6.4 KB का बोला था ना, 6.4 KB का है ये। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ M13MP1, M13MP में क्या बोला था, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिंपली लैक्जेट प्राइम लाइगेट कर देंगे। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लाइगेशन किया है लैक्जेट प्राइम, यानी कि यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, बीच में लैक्जेट इंट्रोड्यूस करा दो। कंस्ट्रक्शन ऑफ M13MP2, MP2 कैसे आ गया, M13 तो आ गया। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस जैसे EcoR1 की साइट इंट्रोड्यूस करा दी, यानी कि जी की जगह A ला दिया, तो ये क्या हो गया M13MP2। नीचे दिखा रखा है कि कैसे चेंज किया, कुछ भी नहीं है, देखो G80 है A80 कर दिया, G2A चेंज किया। पहले अगर ASP ऊपर बन रहा था नीचे भी बन रहा था, लेकिन साइट किसकी बन गई है, EcoR1 की बन गई। सिनोनिमस टाइप ऑफ म्यूटेशन एस्पैराजीन बन गया, एस्पार्टेट बन रहा था, सिनोनिमस तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो चेंज किया वो G2A किया, साइट अलग इंट्रोड्यूस हो गई, प्लस अमीनो एसिड भी चेंज हो गया। उसके बाद आता है M13MP2 में क्या है, एक स्लाइटली ऑल्टर्ड लैक्जेट प्राइम है जिसके कि 6th कोडॉन एस्पैराजीन बनाता है। पहले क्या बना रहा था, एस्पैर्टिक एसिड बना रहा था, बट जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो स्टिल परफेक्टली फंक्शनल है, यानी कि जो प्रोटीन बन रही थी वो उसमें एस्पैराजीन आ गई एस्पैर्टिक एसिड की तरह, लेकिन जो हमारा एंजाइम बन रहा है वो अभी भी वही बन रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ M13 वेक्टर में इंट्रोड्यूस एडिशनल रेस्ट्रिक्शन साइट्स इनटू द लैक्जेट प्राइम जीन। मैंने पहले बोला था लैक्जेट प्राइम जीन में कोई यूनिक साइट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एक शॉर्ट लिंकर बनाएंगे, पॉलीलिंकर। पॉलीलिंकर क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि आपके न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा प्रेजेंट होना उसमें। तो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरह ही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाना है, पॉलीलिंकर, जिसमें कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट हो प्लस EcoR1 की स्टिकी एंड्स भी हों। अब इस पॉलीलिंकर को क्या करेंगे, EcoR1 की साइड पहले ही थी M13MP2 में, अब इसमें जोड़ देंगे तो ये M13MP7 बन जाएगा। नीचे दिखाती हूँ कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेक्टर है क्योंकि इसमें क्लोनिंग साइट ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा क्लोनिंग साइट उतनी ज़्यादा ईजी रहेगा कि हमारे पास उतने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी अवेलेबल होंगे, प्लस हम उतनी ज़्यादा साइट्स उसमें बीच में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो क्या हुआ, EcoR1, BAM-H1, SAL1, PST1 इनकी साइट हुई। पॉलीलिंकर देखो, आप पॉलीलिंकर को बताती हूँ मैं, बस एक सेकेंड देना आप मुझे। हाँ, तो पॉलीलिंकर पे थे हम। पॉलीलिंकर में क्या किया है, EcoR1 की साइड एंड पे रखी, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ बीच में
इको कार्बन की साइड प्रेजेंट है तो इको कार्बन को ही यूज़ करके हम बीच में डाल सकते हैं। तो इसके बीच में पॉलीलिंकर इंट्रोड्यूस कराया गया है कि ये रही रेस्ट्रिक्शन साइड। इको कार्बन की साइड पहले डालती थी कि कितनी इंटेलिजेंटली काम किया गया, पहले इको कार्बन की साइड इंट्रोड्यूस कराई, तब इसको MP2 बोला। उसके बाद अब जो है बीच में रेस्ट्रिक्शन साइड से इंट्रोड्यूस कराई पॉलीलिंकर, ताकि और भी क्लोनिंग इसमें पॉसिबल हो सके। हम मैनिपुलेट कर रहे हैं M13 वेक्टर को, राइट। देखो लिंकर की दोनों साइड में हमारे पास सीक्वेंस है जो कि अनमैच्ड है, यानी कि जिनके सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे इको कार्बन की साइड इको कार्बन की यहाँ के बीच में लाइगेट कर जाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो ये क्या हो गया, बीच में रिस्ट्रिक्शन साइड्स क्लोन हो गई। ओके, अब इन्हें क्या बोला कि जो साल1 की साइट है ना, वही ACC1 और HindC2 ये दोनों भी रिकॉग्नाइज, ये दोनों एंजाइम भी साल1 की साइट ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपने बहुत टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पढ़े होंगे, कॉडोमर्स पढ़े होंगे, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो आप मुझे बताना कि ACC1 और HindC2 जो कि साल1 की ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो एक किस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में आए। अब आते हैं हम लोग किस में कि हाँ, तो बेसिकली इनने बोला कि जब हमने पॉलीलिंकर इंट्रोड्यूस किया तो हमने रीडिंग फ्रेम को मेंटेन करके रखा। रीडिंग फ्रेम क्या होता है, स्टार्ट से एंड कोडॉन तक का, स्टार्ट से स्टॉप कोडॉन तक का पूरा हिस्सा। तो हमने रीडिंग फ्रेम को मेंटेन रखा, मतलब बिल्कुल शिफ्ट होने नहीं दी, वरना म्यूटेशन हो जाती। अब जो हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है वो ऑल्टर्ड बन रहा था, फंक्शनल लेकिन ऑल्टर्ड बन रहा था। तो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी कि यूजेबल M13 वेक्टर में कॉम्प्लेक्स पॉलीलिंकर्स डाले गए हैं लैग जेड प्राइम जीन में। अब क्या बोलते हैं, MP7 बोलते हैं। एग्जाम्पल है M13 MP8, जिसमें कि सेम सीरीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट है, जैसे कि PUC8 में थी, प्लाज्मेट प्रोड्यूस्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 8। PUC8 पढ़ा चुकी हूँ मैं। उसके बाद एज विद द प्लाज्मिड वेक्टर एक एडवांटेज M13 MP8 की क्या है कि DNA फ्रेगमेंट्स बना सकता है विद 2 डिफरेंट स्टिकी एंड्स। यूजुअली जो आप स्टिकी एंड्स देखोगे वो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन आपका जो M13 MP8 है वो क्या कर सकता है, DNA फ्रेगमेंट को बना सकता है जिसमें कि 2 डिफरेंट स्टिकी एंड्स प्रेजेंट हो, यानी कि 2 डिफरेंट एंजाइम से भी आप कट कर सकते हो। हाइब्रिड प्लाज्मिड M13 वेक्टर्स, यानी कि प्लाज्मिड भी हो और M13 भी हो, यानी कि फाज का हिस्सा भी हो और बैक्टीरिया का हिस्सा भी हो। ऑल्दो M13 वेक्टर्स यूजफुल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ क्लोन जीन्स। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बोले M13 को आप कब यूज़ करते हो, तब यूज़ करते हो जब आपको सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन बनाना होता है क्लोन जीन का। उनमें डिसएडवांटेज भी हैं, वो क्या है कि वो DNA फ्रेगमेंट को जिसको कि क्लोन कर रहे होते हैं M13 वेक्टर में, बहुत ही लिमिट कर देते। ज़्यादा क्लोनिंग, ज़्यादा लंबे क्लोन्स की क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है। विथ 1500 बेस पे जनरली बीइंग लुक्ड ऑन एज द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि 1.5 KB का ही जीन आप सबसे ज़्यादा इस M13 में डाल सकते हो। 2 फ्रेगमेंट जो कि 3 KB से ऊपर तक के भी क्लोन किए गए हैं, लेकिन सक्सेस रेट उतना नहीं होगा। तो इसलिए टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम अ नंबर ऑफ हाइब्रिड वेक्टर्स, जिनको कि प्लाज्मिड्स बोलते हैं, हैव बीन डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग पार्ट ऑफ M13 विद प्लाज्मिड DNA। यानी कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, आपको पता है, प्लाज्मिड प्लस फाज। क्यों, क्योंकि जो M13 है उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 KB कर सकते हैं क्लोन, 3 KB तक की भी किया है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल किससे होता है, PMBL8 से, PEMBL8 से, विच वॉज मेड बाय ट्रांसफरिंग इनटू PUC8 अ 1300 बेस पेयर फ्रेगमेंट फ्रॉम दी M13 जीनोम। यानी कि हमने बेस किसका लिया, बेस लिया प्लाज्मिड का, बेस किसका लिया, प्लाज्मिड का, और इसमें क्या इंसर्ट कराया हमने, M13 का कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 KB के पार्ट का, के अप्रॉक्सीमेटली साइज़ का, यानी कि 1300 बेस पेयर का। ओके, तो ये PMBL8 ये जो फाइनल बनता है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, लैग जेड प्राइम हमें पता था M13 वाले में था, तो M13 का इतना बीच में, लैग जेड ये आपके प्लाज्मिड का हिस्सा, ये प्लाज्मिड का हिस्सा, ये एंटीबायोटिक सिलेक्शन के लिए जीन। अब हम क्या करें, PMBL8 को सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो M13 RP चाहिए होगा, M13 एप्लीकेशन प्रोटीन है, क्योंकि M13 जब रेप्लिकेट करेगा तभी तो अपने बच्चे जो अपनी प्रोजेनी जो है, कॉनकैटामर्स बोलते हैं इनको, ये जो ऐसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं पहले रोलिंग सर्कल से, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद जो है इनकी क्या होती है, क्लीविंग होती है। तो ये जो क्या कॉनकैटामर्स हैं वो कैसे बन जाएंगे, ये यहाँ से क्लीव हुआ, ये यहाँ से क्लीव हुआ, यहाँ से क्लीव हुआ, यहाँ से क्लीव हुआ,
तो ये रहा PMBL8 को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि जब आपको सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए तो आप M13 यूज़ करोगे। M13 के आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। डबल स्ट्रैंडेड PMBL8 है, M13 रेप्लिकेशन प्रोटीन आया, उसने PMBL8 को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में रेप्लिकेट कर लिया। अब क्या है, आगे की तो ईजी है, सिंगल स्ट्रैंडेड बना था, बाकी पैकेजिंग होकर फाज ने अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर दी। Signal sequence recognized by the enzyme that convert novel double-stranded M13 molecule into single-stranded DNA before secretion of new phage particles. ये सिंगल सीक्वेंस स्टिल फंक्शनल होता है इवन तो डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ M13 जीनोम, यानी कि M13 से हमने 1300 बेस पेयर्स ही लिए थे। अब इस 1300 बेस पेयर में हमारे पास वो सिग्नल सीक्वेंस भी प्रेजेंट है जो कि डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में करे। अब ये फंक्शनल है स्टिल, राइट, यानी कि आप 6400 अप्रॉक्सीमेटली में से 1300 माइनस कर लो। अगर मान लो जितना भी सीक्वेंस बच रहा है, जैसे 5100 है, अब ये 5100 से दूर है आपका ये वाला सेगमेंट, लेकिन इसमें वो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि हेल्प करेगा इसको डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने में। तो PMBL8 molecules are also converted into single stranded DNA and secreted as DPhage। DPhage भी लिखा होता है बहुत बार, डिफेक्टिव फाज बोलते हैं इसको। All that is necessary is that E. coli cells used as host for PMBL8 cloning experiment are subsequently infected with normal M13 to act as helper phage। यानी कि हेल्पर फाज क्या हुआ, एक आपने फाजमेंट हो गया, फाजमेंट हुआ, उसके बाद जब हम PMBL8 को मान लो किसी बैक्टीरिया में होस्ट करके रखा है हमने, तो अब इसको M13 नॉर्मल फाज भी जब इन्फेक्ट करेगा तभी इसको हेल्प मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला 5100 इसका जो सीक्वेंस है वो अभी भी इससे दूर है। तो जब हेल्पर फाज आएगा तो कॉम्प्लीमेंटेशन होगा और उससे रेप्लिकेटिव एंजाइम्स मिलेंगे, फाज कोड प्रोटीन मिलेगा, जिसकी वजह से प्रोजेनी बन पाएगी। PMBL8 being derived from PUC8 has a polylinker cloning sites within the LAGZ gene, so recombinant plaques can be identified if the standard way on agar containing XL। बेसिकली ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कर सकते हैं क्योंकि लैगजेट प्राइम अवेलेबल है अभी भी हमारे पास और उसमें बहुत सारी क्लोनिंग साइट है जो कि पॉलीलिंकर क्लोनिंग साइट है। PMBL8 से क्या हेल्प मिलती है, सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन्स ऑफ क्लोन DNA फ्रेगमेंट्स अप टू कितना KB, 10 KB, यानी कि हम 10,000 बेस पेयर कर सकते हैं क्लोन। तो अब 10,000 बेस पेयर्स क्लोन करना है, कि बहुत बड़ा जीन का साइज़ क्लोन करना, जीनोम का बहुत बड़ा साइज़ क्लोन करना, ग्रेटली एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ M13 क्लोनिंग सिस्टम। कहाँ तो M13 जो है 3 KB कर रहा था, अब हमने 7 KB की कैपेसिटी बढ़ा दी, जो कि ह्यूजली एडवांटेजियस है। जब आप क्लोनिंग कर रहे हो तब 10 KB बहुत कम ही क्लोन करते हैं। अब आते हैं क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन लेम्डा फाज। लेम्डा फाज में क्या अलग है M13 से, डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट। अब 2 प्रॉब्लम्स थी लेम्डा के साथ। पहला, द लेम्डा DNA मॉलिक्यूल कैन बी इंक्रीज इन साइज ओनली 5%, सिर्फ 5% ही बढ़ा सकते थे, यानी कि सिर्फ 3 KB डाल सकते थे। अगर टोटल साइज़ जो है वो 52 KB से ज़्यादा है तो हम लेम्डा के हेड स्ट्रक्चर में तो पैकेज ही नहीं कर सकते, यानी कि लेम्डा में से 3 KB का बढ़ाया जा सकता था, उससे ज़्यादा के एडवांटेज नहीं देता था। ये सीवियरली लिमिट कर देता था कि हम जितना क्लोन कर सकें, यानी कि फिर से वही छोटा साइज़ क्लोन कर सकते हैं। आगे ये 52 और 48 KB की कहानी बताऊँगी मैं। The lambda genome is so large that it has more than one recognition sequence for virtually हर restriction endonuclease के लिए इसके पास मतलब इतना बड़ा सीक्वेंस है कि इसके पास एक रिकग्निशन सीक्वेंस है हर रेस्ट्रिक्शन एंड पॉसिबली जितने आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप बोल सकते हो उनके लिए इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस तो है ही। अब रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी यूज टू क्लीव द नॉर्मल लैम्डा मॉलिक्यूल इन अ वे दैट विल अलाउ इंसर्शन ऑफ न्यू DNA, क्योंकि मान लो आपने कोई ऐसा एंजाइम यूज़ कर लिया जिसकी इसके पास बहुत सारे साइड्स हैं तो पूरा ही लैम्डा कट जाएगा। तो पूरा है कि ऐसे ही हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज़ करके नहीं कट कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सीवरल स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे जो कि वेरी अनलाइकली टू रिफॉर्म अ वायबल लैम्डा जीनोम ऑन रीलाइगेशन। इन व्यू ऑफ दीज डिफिकल्टीज इट इज़ परहैप्स सरप्राइजिंग दैट अ वाइड वेराइटी ऑफ लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड। इनका जो प्राइमरी यूज़ है वो क्या है कि लार्ज पीसेस को क्लोन कर सकते हैं 5 से लेकर 25 KB तक, मच टू बिग टू बी हैंडल्ड बाय प्लाज्मिड और M13 वेक्टर्स, यानी कि इतने बड़े होते हैं। हमने क्या करना है, हमें क्लोनिंग करनी थी, हमने वेक्टर डेवलप किया, हमने बोला M13 से भी ज़्यादा कैपेसिटी देंगे इसको, कितनी 5 से 25 KB तक क्लोन कर सकते हैं। साइज़ लिमिटेशन क्या थी, नॉर्मल लैम्डा जीनोम 49 KB का खुद का
3 KB आगे कर सकता था। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है न्यू DNA 3 KB का ही ऐड कर सकते हो। फिर भी ये 52 KB से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसके लिए पैकेज करना मुश्किल हो जाता है। अब दो प्रॉब्लम्स आपको सीधा PhD इंटरव्यू में या फिर पेपर में मिल सकती है कि क्या है साइज़ लिमिटेशन जो कि लैम्डा जीनोम में है बाय द नीड टू पैकेज इट इनटू द फाज हेड। दूसरा लैम्डा DNA में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट है और ऑलमोस्ट सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए नीचे बनी है। देखो आप मान लो कोशिश की कट करने की, सारे ही कट गए। जैसे कट हुए अब हमारे लिए रीलाइगेशन बहुत मुश्किल हो गया, बहुत सारे मिक्सचर मिल गए। तो दो प्रॉब्लम्स तो हो गई। लैम्डा का हमारे लिए जेनेटिक मैप बनाया हुआ है, ये मैंने आपको पिछला भी दिखाया है कि लैम्डा में होता क्या है। हमने पकड़ लिया एक वीक पॉइंट कि लैम्डा में नॉन एसेंशियल रीजन्स होते हैं। जो नॉन एसेंशियल रीजन्स हैं उनको हम हटा सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ लैम्डा टू फॉलो द लाइटिक इन्फेक्शन साइकिल। ओके, तो हम लैम्डा जीनोम के सेगमेंट्स को हटा सकते हैं। कैन बी डिलीटेड विदाउट इम्पेयरिंग वायबिलिटी, यानी कि वो जिंदा वायबल रहेगा। हम वो सेगमेंट टारगेट करते हैं जिनको हम हटा सकते हैं। वे फॉरवर्ड was provided by the discovery that a large segment in the central lesion can be removed without affecting the ability of phage to infect E. coli cell। वो कौन से थे? नॉन एसेंशियल वाले, जो कि काम के हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ दिस नॉन एसेंशियल रीजन बिटवीन पोजीशन 20 and 35 on map shown in figure 2.9 decreases the size of resulting lambda molecule by up to 15 kb, यानी कि 20 से 35 के बीच का जो दिखा रहे थे उधर के रीजन के हम इतना हटा सकते थे कि हमको 15 KB तक की एज मिल जाती। यानी कि अब आप 15 KB क्लोन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 20 से 35 के बीच का रीजन हटा दे रहे हो और ये होता है 15 KB। यानी कि आप 15 KB की जगह खाली कर रहे हो, प्लस 3 KB इसने बोला था कि पहले हो सकते हैं, यानी कि अब टोटल 18 KB आप ऐड कर सकते हो। अब ये नॉन एसेंशियल रीजन जो है इसमें बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं, एक्सीजन में हेल्प करते हैं। इंटीग्रेशन एक्सीजन कब होता है? जब ये जाके लाइसोजन बन रहा होता है, यानी कि किसी में जाके बीच में इंटीग्रेट हो जाना और उसके बीच से एक्साइज होकर अपना फिर सर्कुलर फॉर्म में हो जाना। अब ये क्या नहीं कर पाएगा? ये लाइसोजन ही नहीं कर पाएगा। तो हम टारगेट करते हैं ऐसे जीन्स को जो कि लाइसोजन ही प्रमोट कर रहे होते हैं, वो जीन्स हम हटा देते हैं। उसके बाद ये सिर्फ लाइटिक इन्फेक्शन साइकिल कर सकता है। दिस इन इट सेल्फ इज़ डिज़ायरेबल फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर एज इट मीन्स इंडक्शन नहीं चाहिए होगा। इंडक्शन किसको बोलते हैं? कि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल एजेंट जिससे कि आपका जो फाज है वो लाइसोजेनी से लाइसिस की तरफ मूव करे। फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन। अगर किसी फाज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है और उसके एपिसोम बन के बैठा हुआ है, यानी कि वो लाइसोजेनी कर रहा है, अगर उसके मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो गया, तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, हमें यूवी रेडिएशन दे देनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन कर देनी है, तो ये इंडक्शन हो जाता है। तो वो लाइसोजेनी से लाइटिक में आ जाता है। हम बोल रहे हैं कि हम लाइसोजेनी वाले सारे जीन्स हटा दे रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये सिर्फ लाइटिक साइकिल करेगा। तो जब भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हम क्लोनिंग करेंगे, सिंपली रिलीज़ कर देगा लाइसिस करके। अगर हम लैम्डा प्रेफर करते हैं, ये क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने इंटरव्यू के लिए, अगर आप लैम्डा को प्रेफर करते हो तो आप फाज को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? सिंपल है, क्योंकि वो लाइसोजेनिक साइकिल तो कर नहीं रहा, लाइटिक साइकिल कर रहा है, तो एक्सट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। तो सिंपल है कि इट विल बिकम मोर ईजी बिकॉज वी हैव रिमूव्ड ऑल दी नॉन एसेंशियल रीजन्स विच वर encoding the proteins or the enzymes responsible for lysogenic cycle. Therefore, the lambda which we get now after manipulation will not follow any lysogenic cycle, सिर्फ लाइटिक साइकिल करेगा, तो एक्सट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब नेचुरल सिलेक्शन कैन बी यूज टू आइसोलेट मॉडिफाइड लैम्डा दैट लैक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अब क्या करेंगे इसके नेक्स्ट उसमें बताती हूँ मैं। इतना आप प्रिपेयर करो, उसके नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में रिलीज़ करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग एंड आप एक्सप्लोर करते रहो। इन बुक्स को पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग को खोलती हैं, आपको सोचना सिखाती हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं, जब आप इनको पढ़ते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ। बाय बाय, गुड लक।